ठीक है हम तो हम लोग दो चीजें इसमें करने वाले हैं। मैक्सिमम हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं जो आप अपने ऑफिस में यूज करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का करेंगे, ठीक है। तो अब कंप्यूटर बेसिकली हमें, जैसे आजकल आप लोग मोबाइल सेट अगर परचेज करते हैं तो उसमें दो तीन चीजें आप लोग देखते हैं कि उसका रैम क्या है, उसकी इंटरनल स्टोरेज क्या है, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर हम अपना सिस्टम अगर परचेज करने जाते हैं तो थोड़ा सा हमें कंप्यूटर के बारे में भी नॉलेज रहे तो मे भी हम एक अच्छा सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं ना। क्योंकि अगर हमें सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन पता रहेगा तभी हम उसमें कुछ खरीद सकते हैं अच्छा। अदरवाइज तो ये दुकान वाला बोला वही हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेवल करेंगे, फिर आगे हम लोग अपने मेन प्रैक्टिकल पॉइंट पे आ जाएंगे। आप लोगों को भी पता है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन सब में काम होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। मेन अगर हम कहें, अगर एक जनरल वे में अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, तो कंप्यूटर का अगर आप डेफिनेशन देखें तो हर जगह हर तरीके से डिफाइन मिलेगा। कोई एक्चुअल फॉर्मेट नहीं है कि ये डेफिनेशन है तो यही फिक्स है, ठीक है ना। कैसे लिखा हुआ कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेता है और काम करता है। कैसे लिखा होगा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट वर्क ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट एंड इट्स हैव आल्सो मेमोरी टू स्टोर डेटा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। तो हर जगह हर तरीके से आपको मिलेगा। बेसिकली अगर हम एक कंप्यूटर को अगर डिफाइन करें तो कंप्यूटर इज ए रियली इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ओके। इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम क्यों बोलते हैं? दो तरह के डिवाइसेज होते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। एक डिवाइस हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक और एक होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो दोनों ही पावर यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होगा तब भी और इलेक्ट्रिकल होगा तब भी। बट दोनों में क्या है, वोल्टेज का डिफरेंस है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लो वोल्टेज पे काम करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज होते हैं वो क्या होते हैं, हाई वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर में भी अंदर जब पावर जाता है तो वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के फॉर्म में जाएगा, बट उसके अंदर एक एसएमपीएस होता है, ठीक है ना। जैसे टीवी पहले चलते थे ना, तो टीवी के साथ स्टेबलाइजर होता था ना। पावर को क्या करता था, उसमें पावर आ जाता, फिर वो अपने हिसाब से पावर को आगे भेजता था। तो उसी तरह से सिस्टम के अंदर भी हमारा क्या होता है, एक एसएमपीएस होता है जहां पे पावर जाता है और इस पावर को फिर किस कंपोनेंट में कितने वोल्ट का पावर जाना चाहिए वो वहां से अपना डिस्ट्रीब्यूट होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। कभी कोई सिस्टम ओपन हुआ होगा, देखे होंगे बहुत छोटे छोटे सर्किट तो सब रहते हैं। तो अगर उनको एकाएक 150 वोल्ट 100 वोल्ट मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट कर जाएंगे। तो एसएमपीएस हमारा मेन पावर सप्लाई क्या होता है, जिसको बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो वहां से पावर जाता है, फिर वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं वो पावर को क्या करते हैं, बहुत लेस में कंज्यूम करते हैं, उतने ही पावर को कंपोनेंट के पास जाने देते हैं जितना उसकी नीड होती है, ठीक है। अब जैसे आजकल फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये भी एक तरीके से क्या आने लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गए। पहले क्या होता था, इलेक्ट्रिकल इनके साथ स्टेबलाइजर लगे होते थे, ठीक है ना। अभी आपको एक इन्वर्टर एसी आ रहा है, सुना होगा, इन्वर्टर एसी सुना है किसी ने? तो सेंसर होता है वो अपने आप काम करता है। हाँ, वो उसमें क्या है, अभी क्या होता था कि पहले हम लोग वैसे ऑफ कर देते थे तो वो क्या होता था, उसका जो आउटडोर यूनिट है वो सब कट ऑफ हो जाते थे। तो सिस्टम क्या होता है कि कोई भी डिवाइस होता है ना, जब वो स्टार्ट होता है तो स्टार्ट के टाइम पे पावर बहुत कंज्यूम करता है। तो अगर कोई डिवाइस आप बार बार स्टार्ट कर रहे हो, खराब भी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी समझ में आ गया, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ और प्रिंसिपल्स ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ओके।
and it has also a memory to store data for future reference. मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट के बेस पे काम करता है, ठीक है, और इसके अंदर एक मेमोरी होती है जो आपके इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है. किसके लिए स्टोर करके रखता है कि फ्यूचर में आपको उस डेटा की जरूरत पड़े, ठीक है ना. अब कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर क्या है सर, एक डिवाइस है, तो वहां पे कुछ भी हमें लिखने के लिए या कुछ भी देखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक जगह चाहिए. जैसे आपको बोला जाए कि कोई चीज लिखना है तो आप क्या मांगोगे, एक पेज मांगोगे, एक कॉपी मांगोगे. उसी तरह से अगर कंप्यूटर के अंदर हमें कोई फाइल ओपन करनी है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए. स्पेस चाहिए ना, तभी तो हम कुछ ओपन कर पाएंगे. तो कंप्यूटर के अंदर जो स्पेस होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है. एक होता है परमानेंट स्पेस, एक होता है टेम्परेरी स्पेस, ठीक है, टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है. तो परमानेंट हमारा वो होता है जिसमें आपने अगर फाइल बना के सेव कर दिया कोई इंफॉर्मेशन, तो वो आपका परमानेंट सेव हो गया. जब भी आप सिस्टम को ओपन करेंगे वो आपको मिल जाएगा. ये पॉइंट क्लियर हो रहा है सबको, जो मैं बता रहा हूं क्लियर है. कंप्यूटर के अंदर दो तरह के मेमोरी होते हैं, एक होता है टेम्परेरी मेमोरी, एक होता है परमानेंट मेमोरी, ठीक है ना. तो जो टेम्परेरी मेमोरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और जो हमारा परमानेंट मेमोरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना. प्राइमरी देन सेकेंडरी. प्राइमरी मेमोरी वो होता है जिसमें जब तक पावर सप्लाई ऑन होता है तभी तक वो काम करता है. जैसे पावर ऑफ किया उसके अंदर जो भी डेटा है वो लॉस हो जाता है, ठीक है. और जो हमारा परमानेंट मेमोरी होता है उसमें जब हम फाइल पे पर्टिकुलर सेव कर देते हैं तब वो डेटा हमारा उसमें सेव हो जाता है. ये पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है. अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी मेमोरी की हमें जरूरत ही क्यों है, ठीक है ना, तो कंप्यूटर जो अपना काम करता है वो प्राइमरी मेमोरी में फास्ट प्रोसेस करता है, ठीक है. और जब भी हम सिस्टम के अंदर कोई फाइल ओपन करते हैं तो वो फाइल हमारा प्राइमरी मेमोरी में ही ओपन होता है, ठीक है. सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, एक मूवेबल मेमोरी होता है, उसको आप अपने पीडी में, पेन ड्राइव, सीडी में कहीं पे भी डेटा रख के कहीं ले जा सकते हैं. बट रैम के अंदर जो डेटा होता है वो करंट प्रोसेस करने के लिए होता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी से अगर प्रोसेसर प्रोसेसिंग करने लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना. तो इसलिए प्राइमरी मेमोरी होता है. आपके मोबाइल में भी होता है, आप जब जाते हैं मोबाइल खरीदने तो बोलते हैं कि इतने जीबी का रैम चाहिए. पॉइंट क्लियर है. तो जितना आपका प्राइमरी मेमोरी बड़ा होगा, जितनी साइज बड़ी होगी, उतने ज्यादा वो फाइलों को एक साथ प्रोसेस कर पाएगा, ठीक है. अब फाइल प्रोसेस करने के बाद उसको क्या करता है, सेव करते हैं. तो जब हम सेव करते हैं तो वो डेटा हमारा कहां पे चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में, क्योंकि अगर वो भी डेटा वहां पे सेव होने लगेगा तो बहुत बड़ा स्पेस हो जाएगा, उतना प्राइमरी मेमोरी सपोर्ट नहीं कर पाएगा. पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है. और जब हम मान लीजिए हमने एक फाइल बनाया, डेटा नाम से एक फाइल बनाया, और उस फाइल को हमने सेव कर दिया, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में चला गया. दूसरे दिन हम आए, अपना सिस्टम ऑन किया, और जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो डेटा जो फाइल है उसकी एक इमेज कॉपी आपकी रैम में आ जाएगी. ओरिजिनल फाइल नहीं मूव करती है. कौन सी फाइल मूव करती है, उसकी एक इमेज कॉपी आ जाती है. आपको कैसे पता कि उसमें इमेज कॉपी आ गई? मान लीजिए आपने उस फाइल को ओपन किया और 10 लाइन पहले से लिखा है, 4 लाइन और बढ़ा दिया और सेव नहीं किया, लाइट चली गई. दोबारा अगर आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 लाइन ही मिलेगा. तो इसका मतलब ये डेटा हमारा वहां पे जा नहीं पाया, ओरिजिनल डेटा हमारा वहीं पे पड़ा हुआ है. तो जब भी हम जितनी बार ओपन करते हैं हमारा क्या आता है, इमेज कॉपी ही आता है. जब आप सेव करते हैं तो वो उसी पे जाके क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है. इंफॉर्मेशन क्लियर है सबको?
ठीक है। अब जो कंप्यूटर होता है फिर उसके कुछ अपनी क्वालिटीज होती है, ठीक है ना, या उसका एडवांटेज कह सकते हैं, ठीक है, या फीचर्स कह सकते हैं। जैसे कंप्यूटर की एक सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो ऐसे तो हम लोग कभी स्पीड को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट आप कंप्यूटर में अपने मैनुअल कॉपी पे 2 into 2 मल्टीप्लाई करते तो 4 लिख देंगे, सिस्टम में भी करेंगे 2 into 2 तो 4 आ जाएगा, 12 into 12 करेंगे तो 144 मिल जाएगा। हो सकता है कोई और एक्सपर्ट हो तो वो 123 मल्टीप्लाई 253 को भी तुरंत 2 सेकंड में बोल दें। बट कंप्यूटर या कैलकुलेटर आपने यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि डिजिट लिखने में आपको जितना टाइम लगे, जैसे ही आप इक्वल प्रेस करते हैं आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो स्पीड फास्ट है, ठीक है। और ये स्पीड हमारा फास्ट किससे करता है? प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज का, गीगाहर्ट्ज इज द यूनिट, ठीक है, तो जितना ज्यादा गीगाहर्ट्ज होगा उतना ज्यादा हमारा प्रोसेस फास्ट होगा, ठीक है। अब चूंकि हम लोग प्रोसेस को इतना मेजर नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारा जो काम होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है ना। जब रिसर्च में हो, जैसे जब इसरो अपने कुछ जो भी है स्पेस की जानकारी के लिए भेजता है तो वहां से वो क्या रहता है, वहां पे तो बहुत हाई लेवल के प्रोसेसर होते होंगे ना। अब वो छोटे मोटे इस तरह के प्रोसेसर होंगे तो बीच में ही अटक जाएगा, ठीक है। तो अभी चूंकि हम लोग इसलिए प्रोसेसर को मेजर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा उस लेवल का काम नहीं होता है, समझ में आया। फिर भी आजकल माना जाता है कि एटलीस्ट आपका 3.0 के आसपास या 2.67 या उससे ऊपर का ही प्रोसेसर होना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा आप देखे होंगे कि जनरेशन आते रहते हैं प्रोसेसर, i3 i4 i3 i5 i7, ठीक है। तो हमेशा जब भी आप कोई सिस्टम परचेज करें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को ही कंसीडर करके करें, ठीक है ना। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि टेक्नोलॉजी आजकल क्या होता है 2 साल 3 साल बाद चेंज हो जाता है। तो अगर आप i7 खरीदे हैं तो i12 i11 तक i15 तक चला जाएगा तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने i3 खरीदा है और i15 पे चले गए तो बहुत लंबा जनरेशन गैप आ जाएगा। तो इसलिए लेटेस्ट खरीदना चाहिए, ठीक है। और लेटेस्ट में अभी हमने एक चीज कंसीडर किया कि प्रोसेसर हमारा फास्ट होना चाहिए, और दूसरा क्या, रैम। रैम जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्पेसेज उसको मिलेंगे प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। और सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी फाइलें आप स्टोर करते चले जाएंगे। जैसे रजिस्टर, आप जितना मोटा रजिस्टर खरीदेंगे उतने लॉन्ग टाइम तक आप उसमें लिखते रहेंगे, क्लियर है। अब हम आते हैं, स्पीड को भी हमने देख लिया। अब कंप्यूटर के अंदर और क्या उसकी खासियत होती है? मेमोरी होती है, स्पीड हो गया, मेमोरी हो गया, और क्या हो सकता है? मैं आपको पॉइंट्स एक बार दिखा देता हूं। i5 और रेजर 5 में अंतर है क्या? i5 और रेजर 5 का क्या आता है? रेजर 5 i5 i7 इस तरह से आते हैं। कोडिंग के लिए भी आता है क्या उसका? नहीं, SSD करके आ रहे हैं आजकल, देख लेंगे, अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे। देखिए स्पीड है, डिलीजेंस मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीजेंस? डिलीजेंस मीन्स कंप्यूटर क्या होता है, जैसे आज नॉर्मल अगर हम लोग काम करते हैं तो हम लोग कंटिन्यूअस काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कुछ टाइम्स बाद हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा फ्रेश होना पड़ता है, ठीक है ना। माइंड को थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। बट कंप्यूटर आपसे कभी आप आधी रात को भी सिस्टम में ओपन करते हैं और जीमेल खोलते हैं तो खुल जाता है। तो जीमेल कहीं हवा में नहीं चल रहा है, वो भी क्या है, एक कंप्यूटर कहीं पे लगा हुआ है
ठीक है, एक सिस्टम कहीं पे लगा हुआ है और वो सिस्टम ऑन है। जो आप मेल खोलते हैं वो भी क्या है, किसी स्टोरेज में सेव हो रहा है, ठीक है ना। अगर वो बंद रहे मशीन तो आपका मेल नहीं खुलेगा, वो भी एक मशीन है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर इस तरह से आप कितने भी चाहे, आप अपने ऑफिस में जाते हैं सुबह से ऑन करके शाम तक रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कंप्यूटर अपने वर्क को क्या करता है, कंटिन्यूअस कर सकता है विदाउट आपसे रिक्वेस्ट किए कि अब मेरा लंच टाइम है, मेरा ब्रेकफास्ट टाइम है, मुझे टी ब्रेक लेना है, इस तरह की चीजें उसमें नहीं होती। कभी स्लीप मोड में चलाया था? हाँ, स्लीप मोड में तो पावर कंजम्पशन के लिए हम करते हैं, हटा देंगे तो स्लीप मोड में नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ? हाँ? स्लीप मोड में रहता ही है, एक्टिव करना पड़ता है, कुछ लोग होते हैं सर सो जाते हैं, जगाते रहिए, बट आप नेवर कर देंगे, कंट्रोल पैनल जाकर नेवर कर देंगे तो आप नहीं, कमांड रहती है। हाँ, ठीक है, तो वो कर देंगे तो नहीं आता है, ठीक है। स्लीप मोड में चला जाता है, उससे बेनिफिट ये होता है कि पावर कंजम्पशन रुक जाता है, ठीक है, पावर को सेव करता है, ठीक है। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, ठीक है, ये भी एक कंप्यूटर की खासियत होती है। तो कंप्यूटर की एक्यूरेसी जो होती है वो 100% होती है, आप उसकी एक्यूरेसी पे शक नहीं कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम, आपको शक किस पे होगा, आपके इनपुट पे, आपके अपने फार्मूले पे। भाई अगर 2 × 2 हम कंप्यूटर में इनपुट करेंगे तो 2 × 2 हमें 4 ही देगा। अब आपने मल्टीप्लाई की जगह पे माइनस साइन कर दिया तो कंप्यूटर आपको 0 देगा। तो कंप्यूटर ने तो अपना काम तो सही किया, हमने इनपुट प्रोवाइड गलत किया ना। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कहीं पे भी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है तो उस फॉर्म पे बहुत तरह के वैलिडेशन लगे रहते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, 10 डिजिट से कम डालेंगे तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। ईमेल भी लिखने के कुछ स्पेशल फॉर्मेट होते हैं, आप उस तरीके से नहीं लिखते हैं तो वो नहीं लेता है। तो वो इस तरह से बनाया जाता है कि गलत डेटा ना हमें मिले, ताकि बाद में हम एनालाइज करें उस डेटा को तो कि कोई बोले नहीं ये तो मेरा गलत है, अब हमने ये नहीं किया है, ठीक है ना। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनपुट सही देंगे तो आपको आउटपुट सही मिलेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जो एक्यूरेसी होती है वो कंप्लीट 100% एक्यूरेसी है, और अगर हम लोग करें तो हम लोगों से डेफिनेटली मिस्टेक होगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, स्पीड देखा, मेमोरी देखा, डिलीवेंस देखा, ठीक है, रिलायबल भी है, ठीक है। वर्सेटिलिटी भी है। वर्सेटिलिटी मीन्स एक बार अगर आपके सिस्टम में डेटा आ गया, ठीक है ना, चाहे आपने डेटा किसी भी फॉर्म में लिया, पेन ड्राइव से लिया या किसी फाइल से लिया, एक बार डेटा आ गया तो आप उस डेटा पे जितना चाहें अपना मैनिपुलेशन कर सकते हैं। भाई एक्सेल का डेटा है, एक्सेल में आपने एंट्री किया, कॉपी करके वर्ड में ला सकते हैं ना, उसको पेन ड्राइव में रख के कहीं ले जा सकते हैं। तो दैट मीन्स वर्सेटिलिटी मेंटेन है कि आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कहीं पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। पॉइंट क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये कुछ कंप्यूटर की अपनी खास विशेषताएं हैं, ठीक है, और ये इन सबको मेंटेन करके चलता है, ठीक है। मेमोरी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो डेटा को सेव करके रखता है, जो आप कभी भी अपने काम के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर में आता है कि जब हम कंप्यूटर में कोई डेटा अगर भेजेंगे तो वो डेटा हम किसके थ्रू भेजेंगे, मीडियम क्या होगा, ठीक है ना। कंप्यूटर के अंदर हम डेटा भेजेंगे कैसे, तो कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजने के लिए जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्लियर हुआ। कंप्यूटर के अंदर जिस भी मीडियम से आप डेटा भेज रहे हैं वो सभी मीडियम हमारे क्या हो जाएंगे, एक डिवाइस, इनपुट डिवाइस। जैसे हम डेटा टाइप कर रहे हैं, कीबोर्ड इज द इनपुट डिवाइस।
माउस से हम ऑपरेट कर रहे हैं. माउस इज आल्सो नोन एज द इनपुट डिवाइस, बट माउस इज आल्सो नोन एज द पॉइंटिंग डिवाइस. पॉइंट भी करते हैं ना, उसको पॉइंटिंग करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो माउस हमारा एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है. ठीक है, इसके अलावा आप कोई फाइल है, आपका कोई पेज है, उसको क्या करते हैं आप? स्कैन करते हैं. स्कैन करके इनपुट करते हैं ना, तभी तो सिस्टम में आया. तो स्कैनर भी हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. आप सुपरमार्केट में जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, तो वहां पे वो बारकोड रीड कराता है. बारकोड रीडर भी हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. ठीक है, माइक्रोफोन हम लोग यूज कर रहे हैं. ठीक है, वो भी हमारा क्या है? एक इनपुट डिवाइस है. तो अब कंप्यूटर के अंदर देखिए इनपुट डिवाइस कितने हो गए. हम कोई इमेज भी रीड करा सकते हैं, कोई टेक्स्ट भी रीड करा सकते हैं, और अपनी वॉइस वेब फॉर्म में भी डेटा हम इनपुट करा सकते हैं. तो अब ये नहीं सोचना है कि क्या इनपुट डिवाइस है, आपको ये सोचना है कि जिस भी डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर डेटा चला जाए वो सभी इनपुट डिवाइस है. पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस है. पेन ड्राइव के अंदर हमारा क्या है? डेटा है, तो वो स्टोरेज डिवाइस है. ठीक है, और पेन ड्राइव हमारा सेकेंडरी टाइप का स्टोरेज डिवाइस है. मतलब आपने उसमें डेटा एक बार सेव कर दिया तो वो डेटा पड़ा रहेगा. अब वायरस आ गया या कुछ करप्ट हो गया, वो एक अलग चीज है. ठीक है, व्हाट्सएप पे एक एप्लीकेशन है जो हम खोल के डेटा ले रहे हैं या भेज रहे हैं. ठीक है, हाँ स्कैन किया तो कोड इनपुट किया ना, बार कोड रीडर ही हो गया, स्कैनर ही हो गया. ठीक है, ठीक है सर. आउटपुट डिवाइस पे आ जाइए, जिसके थ्रू आप ईमेल को भी जो है डिवाइस मानेंगे. नहीं सर, ईमेल एक एप्लीकेशन फीचर है जिसके अंदर हम डेटा को सेंड करते हैं या वो करते हैं. ठीक है, अब इतना ज्यादा इनपुट डिवाइस. ठीक है, आउटपुट डिवाइस पे हम आ जाते हैं. ठीक है, आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू आप सिस्टम से डेटा को फेच कर सके ना, डिस्प्ले करा सके. तो दो तरह के आउटपुट होते हैं, एक बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट और एक बोला जाता है हार्ड कॉपी. ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट ये होता है कि जैसे आपने मॉनिटर पे डिस्प्ले कराया, जैसे भी हमारा प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है? सॉफ्ट कॉपी है. सॉफ्ट कॉपी मतलब आप देख सकते हैं. ठीक है, बट आप उसको ऐसा नहीं है कि आपने उसको एक पेज की तरह लिया, मोड़ के फेंक दिया. नहीं, बता रहे हैं अभी आउटपुट. इस तरह की कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम सीडी या पेन ड्राइव में भी अगर डेटा सेव करते हैं तो वो भी हमारा एक सॉफ्ट कॉपी है. आपसे अगर इंफॉर्मेशन मांगा जाता है सेंड डेटा इन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, दैट मीन्स आप उस डेटा को सीडी या पेन ड्राइव में भेजिए या उस डेटा को आप प्रिंट करके भी, दोनों भेजिए अगर दोनों लिखा हुआ है तो. हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट फॉर्म में, और सॉफ्ट कॉपी मतलब सीडी, पेन ड्राइव या मेल जैसे भी भेजना हो. पॉइंट क्लियर हो गया? समझ में आ गया आउटपुट? ठीक है, आउटपुट जो भी डिवाइस हम यूज करते हैं डेटा को देखने के लिए, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे? आउटपुट डिवाइस हो गए. ठीक है ना, तो इनपुट भी क्लियर हो गया. ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको, समझी? किट ये हमारे इनपुट डिवाइसेज है. ठीक है, और ये हमारे आउटपुट डिवाइसेज है. स्पीकर भी हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, जैसे माइक्रोफोन है. ठीक है, आप अगर म्यूजिक सुनते हैं सिस्टम से तो आपको क्या चाहिए? स्पीकर चाहिए ना, तभी तो आवाज सुन पाएंगे. तो क्या आप एक ऐसे डिवाइस का नाम बता सकते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता हो? माइक. आप सब लोग यूज भी करते हैं. हाँ, फोन टच स्क्रीन ना, टच स्क्रीन पे तो हम दोनों कर रहे हैं ना, इनपुट भी कर रहे हैं आउटपुट भी आ रहा है. ठीक है ना. अब कंप्यूटर के अंदर सर हमारा सीपीयू होता है. सीपीयू आप लोगों ने सुना भी होगा. थोड़ा सा एक
बैकग्राउंड हम लोगों के माइंड में प्रिपेयर हो जाए तब हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, सीपीयू होता है, हम बोलते हैं उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है कि सिस्टम के अंदर जो भी डेटा आते हैं उस डेटा को प्रोसेस कराना। ठीक है ना, तो जैसे डिफरेंट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, हर एक गवर्नमेंट का अपना काम होता है डिपार्टमेंट का, उसी तरह से सीपीयू का भी अपना काम होता है और सीपीयू अपने वर्क को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, सीपीयू मेन हो गया, सीपीयू ने अपने वर्क को क्या किया है, कुछ सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक सेक्शन है उसका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एक सेक्शन है उसका एएलयू यूनिट और एक सेक्शन है उसका मेमोरी यूनिट। ये मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना। अच्छा, कोई बहुत पहले से कंप्यूटर यूज किया है जब विंडोज एक्सपी यूज होता था, या डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ किसी ने यूज किया? पहले क्या होता था, हमारे पास जो मेमोरी होती थी, प्राइमरी मेमोरी होती थी, वो बहुत लिमिटेड होती थी ना, और उसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा और कंसेप्ट यूज करता हूं। ये आपको अगर एक पेज दे दिया जाए और कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए बोला जाए, तो आप टेक्स्ट को देख के आप समझ जाएंगे कि ये हमारे इस पेज में आएगा कि नहीं आएगा। मतलब आपको कैपेसिटी पता चल जाती है। बट एक कंप्यूटर के अंदर कितना हम डेटा रख सकते हैं ये हमें कैसे पता चलेगा? मेमोरी से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी मेमोरी कितने लेंथ ऑफ कैरेक्टर को सपोर्ट करती है। किसी का नाम अगर 10 कैरेक्टर का है तो वो कंप्यूटर के अंदर कुछ ना कुछ स्पेस लेगा। क्यों? कितना स्पेस लेगा? ठीक है, हाँ जी, हाँ, नहीं, मैं थोड़ा सा यूनिट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं कोई कैर मीन्स कैरेक्टर, अल्फाबेट्स, ठीक है, अगर मैं एक कैरेक्टर लिखता हूं तो कंप्यूटर में ये 1 बाइट स्पेस लेता है। ठीक है ना। तो अगर किसी का नाम 20 कैरेक्टर का है तो मतलब कंप्यूटर के अंदर कितना स्पेस चाहिए? 20 बाइट। पॉइंट क्लियर हुआ? 1 कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहां पे 1 किलो बाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है ना। 1 KB कितने के बराबर हो गया? 1024 बाइट। तो अगर आप कहें कि हमारे कंप्यूटर के अंदर 1 KB का स्पेस है तो मतलब यू कैन राइट 1024 लेटर्स। यूनिट समझ में आ गया? क्लियर? ये इसी तरह से आप लोगों को पता है कि आगे बढ़ता जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे 1 MB, तो 1 MB हमारा 1024 KB के बराबर होगा। और अगर बाइट में इसको चाहिए तो 1024 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा किसमें निकल आएगा पूरा रिजल्ट? बाइट में। अब समझ में आ गया? अब आप कंसीडर कर सकते हैं कि 1 GB का स्पेस है या 10 MB का स्पेस है तो कितना जगह है। ठीक है ना। आजकल जब हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल में भी आप लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे होंगे तो उसमें क्या होता है? जीमेल से लॉगिन होता है ना। तो आजकल में भी किसी के
मोबाइल पे ये भी मैसेज आ रहे हो कि जीमेल आपका फुल होने वाला है, कोई इस तरह का, वो वही है, आपके स्पेसेस भरते जा रहे हैं। आप जितने भी ऐप इंस्टॉल ये सब कर रहे हैं ना, वो आपके सब मेल पे चल रहे हैं, ठीक है। तो उसको आप कंसीडर करके रखिए, ठीक है। तो फिर आप दूसरा ईमेल आईडी बनाइए, फिर लॉगिन करिए, क्योंकि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का बैकअप आप ले रहे हैं अगर, तो बैकअप आपके मेल पे ही स्टोर हो रहा है। तो ये समझ रहे होंगे आई थिंक। अब ये यूनिट्स जैसे आगे बढ़ती जाएगी वो, अब जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 GB स्पेस की, तो ये हमारा 1024 MB के बराबर होगा, ठीक है ना। और बाइट में फिर मल्टीप्लाई 1024 KB, फिर मल्टीप्लाई 1024, तभी तो निकालेंगे ना। आई थिंक समझ में आ गया आपको, ठीक है। और कौन सी फाइल सिस्टम में कितना स्पेस ले रही है, ठीक है ना, उसको आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। आप उस फाइल पे राइट क्लिक करिए, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाइए, तो वो दिखा देगा कि वो फाइल कितने साइज की है। हाँ, बाइट से छोटी सी यूनिट होती है बिट, हाँ ठीक है। बट बिट का जो यूज होता है वो सिस्टम का इंटरनल प्रोसेस के लिए होता है, सिग्नल के लिए। और वो जो बिट होता है उसको हम बोलते हैं 0 और 1, ये 2 बिट यूज होते हैं, ठीक है, ऑन एंड ऑफ, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पे डिस्कशन और कर लेते हैं। जैसे अगर हमने कंप्यूटर के अंदर ए बटन कीबोर्ड से प्रेस किया तो हमें स्क्रीन पे क्या मिल गया, ए मिल गया। बट अभी हमने शुरू में डिस्कस किया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो रहा है, तो ए तो गया नहीं ना, ए के करस्पॉन्डिंग क्या गया, कोई सिग्नल गया। तो जितने भी कीबोर्ड पे कीज बने होते हैं, हर एक कीज का एक अस्काई वैल्यू होता है। अस्काई एक वर्ड है, इंटरनेशनल वर्ड है, इसको हम बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो कोई भी अगर हम की प्रेस करते हैं तो हर एक की का जो अस्काई है उसमें वैल्यू दे के रखा हुआ है, प्री डिफाइंड वैल्यू दे के रखा है। वो वैल्यू हमारा सिग्नल में कन्वर्ट होता है और वापस हमें वो टेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ, कुछ समझ में आया? जैसे अगर हमने ए प्रेस किया तो कंप्यूटर के अंदर हमें क्या दिखता है, ए दिखता है, बट वो ए क्या हुआ, जैसे हमने ए लिखा तो वो डायरेक्ट ए नहीं गया, उस ए के करस्पॉन्डिंग एक नंबर जनरेट हुआ, वो नंबर हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, जो 0-1 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, 0-1, और फिर वो सिग्नल सिस्टम के अंदर पास हुआ और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा मिल जाएगा। जैसे आप सब लोग घर में टीवी यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, सेटअप बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। सेटअप बॉक्स क्या करता है, कोई सिग्नल आता है ना, तो सिग्नल तो टीवी में आने से पहले भी आ रहा है, बट वो हमें नहीं दिख रहा है। तो सेटअप बॉक्स क्या कर रहा है इसके लिए, उस सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है और फिर वो सिग्नल हमें डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। मोबाइल पे हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो मोबाइल कान में लगाने से पहले भी आवाज आ रही है, बट हम उसको सुन नहीं सकते, क्योंकि कोई हमारे पास ऐसा है नहीं कि जो उस, क्योंकि स्पेस में थाउजेंड्स ऑफ वॉइस है, तो हर एक वॉइस की एक अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो मॉडर्न वर्ड जो होता है उसका फुल फॉर्म ही है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। आया उसको कन्वर्ट करो, फिर वापस भेजो कन्वर्ट करके, डिकोडर एंड इनकोडर। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे सर ने पूछा कि इससे छोटी कोई यूनिट, तो बिट होता है, और अगर मैं इसको बिट में कन्वर्ट करूं तो 1 बाइट में हमारा 1 बिट होता है। 1 बाइट जो होता है वो 1 बीट के इक्वल होता है। समझ में आया?
ठीक है, यानी कि एक जब लेटर हम भेजते हैं तो वो बीट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, 0101 वो कॉम्बिनेशन अपने आप बनाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैंने ए लिखा स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का जो स्काई वैल्यू होता है वो 97 होता है, और अगर कैपिटल ए है तो इसका स्काई वैल्यू 65 होता है। इसी तरह से कीबोर्ड पे जितने भी कीज बने हुए हैं सबका स्काई वैल्यू होता है। हाँ जी सर, कैरेक्टर लिखा है, लेटर लिख दीजिए, 1 लेटर लिख दीजिए। एक्चुअली बुक उक में देखेंगे तो कैरेक्टर ही लिखा रहेगा, तो लेटर, एक लेटर जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। मान लो एक लेटर ई है, हाँ आपने कहा 1 बाइट बराबर, हाँ, अब 97 आ गया ना वर्ड, तो 97 जो है वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का स्काई वैल्यू है जो कन्वर्ट होगा सिग्नल में, और वो सिग्नल सिस्टम प्रोसेस करके आपको ये दिखाएगा स्क्रीन पे। अगर वो सिग्नल 0101 दिखाएगा तो हम लोग नहीं, क्योंकि आज ह्यूमन हम लोग क्या समझेंगे, या तो लेटर या डेसिमल नंबर, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर ये सिस्टम के अंदर होते हैं इंटरनल प्रोसेस के लिए, ठीक है। जैसे ए का तो 97 है, हाँ, लेकिन अगर हम अपना जैसे हिंदी का लिखेंगे हाँ, तो उसका यूनिकोड कैरेक्टर चलता है। अच्छा, उसका ये वाला नहीं। हाँ, यूनिकोड कैरेक्टर है, और इसमें 255 कैरेक्टर्स का वो रहता है कॉम्बिनेशन ना, तो वो अब उस हिसाब से उस पे जो सिंबल बना है वो दे देगा, डिस्प्ले कर देगा। एक एक्सेल में आपको फंक्शन बता दे रहे हैं, आप लोग लिख के देखिएगा हिंदी। जैसे ये देखिए, हमने यहाँ पे लिखा कैर, कैर एक फंक्शन है, और यहाँ पे हमने 65 नंबर दिया, तो 65 के करस्पॉन्डिंग देखिए ए लेटर आ गया। आई थिंक थोड़ा बड़ा करते हैं, तो जब ये बढ़ाते हैं तब भी कोई मतलब अंक में कोई बढ़ता होगा? तो फॉन्ट है, फॉन्ट बढ़ रहा है, नंबर एक तो एक ही रहेगा ना। है हमारा नाम है, उसको स्पार्की बना के लिखिए, अब नाम तो नाम ही रहेगा ना, कोई चल थोड़ी ना। अभी ये समझ में आया जो बताया? आप किसी भी कीबोर्ड पे जितने भी कीज हैं आप किसी का भी पता कर सकते हैं। ये हमारा, जैसे हमने 65 लिखा तो आ गया, ठीक है। आप यहां पे अब जैसे मान लीजिए स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए का भी अगर मैं लिखूं यहाँ पे कैर फंक्शन, और यहाँ पे लिखूं मैं 97, तो स्मॉल ए आ जाएगा। तो हिंदी में तो आपको कुर्ती देव फॉन्ट आप यहाँ से अपना सेलेक्ट करिए, टाइप करना, ठीक है, मंगल चल रहा। और आजकल यूनिकोड यूज हो रहा है, यूनिकोड इसीलिए यूज हो रहा है, जो हमारा हिंदी फॉन्ट जो कैरेक्टर आप सेट थे ना वो लिमिटेड थे, 255 कैरेक्टर थे। अभी जो यूनिकोड में हो गया उसमें 1000 से ऊपर कैरेक्टर सेट निकल गया। आप देखते होंगे, जैसे मान लीजिए गुजराती में, बंगला में या तमिल में लिखना हो तो उसमें बहुत से ऐसे डॉट बने हैं, एरो बने हैं, वो सब सभी चीजें नहीं मिल पाती हैं, तो उनके लिए अब यूनिकोड आ गया है। उसको आप पूरा उसका क्या करिए, ग्राफ को प्रिंट करके रख लीजिए, उसके साथ दिया हुआ, ठीक है। जैसे एक यूनिकैर, एक मैं थोड़ा सा एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं फिर आगे डिस्कस करते हैं। जैसे एक यूनिक कैरेक्टर है, यूनिकैर, ठीक है, और ये 83 आई थिंक 77 होता है रुपए के सिंबल का, ठीक है ना। तो अब सर वो पूरा कोड हमें इतना नहीं हुआ है, आप लोग पूरा इसका चार्ट रखिए फिर देखिए कि इसका क्या कोड है। डॉक्टर जैसे अभी इसमें आपने ये बताया था जी जी कि 1 GB इक्वल टू 1024 MB,
नहीं 1 GB इक्वल टू 1024 MB। तो ये जीबी वही है क्या जैसे पेन कार्ड में मेजर होता है 32 GB? हाँ वही है। और जब 1024 GB लेंगे तो 1 टेराबाइट के बराबर होता है, फिर पेंटाबाइट, तो बहुत आगे चला जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि वहां तक हम लोग नहीं जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने टॉपिक्स पे कंसंट्रेट करें ज्यादा अच्छा रहेगा। वन करेक्टर में ये जो पॉइंट लेगा वो स्पेस है, बिंदी है, हाँ करेक्टर काउंट करेगा। हाँ, हर एक कीबोर्ड से कोई भी कीज आप प्रेस करते हैं दैट मीन्स 1 कैरेक्टर। ये हाँ सर, ये लिख लीजिए, ये फंक्शन है यूनिक है, और इसमें जो रुपए का नंबर होता है वो 8377 है। नहीं, सीधा ये कीबोर्ड से प्रेस नहीं होगा, ये लिखना पड़ेगा। हाँ, वो हिंदी फॉन्ट में कुछ कीबोर्ड कॉम्बिनेशन के साथ है। इसके अंदर का क्या वो है? बहुत यूज है, आप कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए जहां चाहिए। नंबर याद रखना मुश्किल, आप कॉपी करके ले जाइए जहां ले जाना है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आई थिंक ना। अरे ये कॉपी किया, जहां चाहिए पेस्ट कर दीजिए, खत्म। समझ में आया? इसको छोड़िए सर, अपने टॉपिक पे आइए। तो अभी हम लोग सीपीयू के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। तो सीपीयू हमारा मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, 3 पार्ट में अपने वर्क को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। मेमोरी यूनिट बेसिकली मेमोरी को ही मैनेज करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रैम कनेक्ट होता है, ठीक है, किस प्रोग्राम को कितना स्पेस, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि सिस्टम के अंदर कंट्रोल करना, जस्ट लाइक जैसे ट्रैफिक होता है ना, ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, कंट्रोल करता है, इधर से आ रहे हैं, उधर से। आप उसमें म्यूजिक सुन रहे हैं, आप इंटरनेट खोल रहे हैं, आप वर्ड खोल रहे हैं, तो यू आर परफॉर्मिंग द मल्टीपल टास्क ना। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, उन सबको कंट्रोल करना। फिर आता है हमारा हाँ ठीक है, अब तो उसी में इनबिल्ट है, लैपटॉप में इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है। फिर हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि सिस्टम में 2 तरीके के काम होते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर देखें तो एक हमारा कोई मैथमेटिकल वर्क हो सकता है या कोई लॉजिकल वर्क हो सकता है। कोई एक एक्सप्रेशन आप इनपुट करेंगे तो उसका इवैल्यूएशन करेगा, या दूसरा एक काम कर सकता है कि हमें चेक करना है किसी पर्सन का लेंथ ऑफ सर्विस, तो आप उसको क्या करेंगे, सबका दिया रहेगा, अब जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस इतना है उसको प्रमोट करना है, जिसका नहीं है उसको छोड़ना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यस नो टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तो जो लॉजिकली क्वेश्चंस होते हैं उनको हम बोलते हैं लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो वो सीपीयू के एएलयू पार्ट में एग्जीक्यूट होता है। समझ में आया? बाकी कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी आल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, रैम एंड रोम। जनरली यहाँ पे लिखा है मेमोरी इज 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी हमारे 2 पार्ट होते हैं, रैम एंड रोम, ठीक है। रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब उसके अंदर जो डेटा है उसको आप रीड कर सकते हो, बाकी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो दिस टाइप्स ऑफ मेमोरी यू यूज फॉर द वेंडर इंफॉर्मेशन। जैसे हम लोग सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सी इंफॉर्मेशन शुरू में आते रहते हैं, ठीक है। तो वो
उस मेमोरी में सेव किए जाते हैं। ठीक है, एक बार वो उसमें राइट कर दिया गया है, दोबारा उसमें राइट नहीं होगा। समझ में आया? सिस्टम में भी आप जब जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल को आप जाते हैं अबाउट फोन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए, कभी किया है किसी ने? तो अबाउट फोन करते हैं तो डेटा दिखाता है ना वो, तो वो सब क्या है, प्री डिफाइंड उसमें डाला गया है। ठीक है, वो हमारे रोम की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो चेंजेबल नहीं है, इसीलिए उसको बोला जाता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब उसके भी बहुत पार्ट होते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल जो स्पेशल लाइट के थ्रू इरेज करके दोबारा डाला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम आता है। ठीक है, और इसीलिए रैम और रोम में थोड़ा सा डिफरेंस है। रैम को हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी और उसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का कंसेप्ट यह है कि जब तक सिस्टम के अंदर पावर है काम करेगा, पावर नहीं है तो काम नहीं करेगा। नॉन वोलेटाइल मतलब एक बार सेव है, पावर रहे या ना रहे, जो है वो रहेगा उसी में। सेकेंडरी मेमोरी आप लोगों को बता ही दिया, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, सीडी है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है। अब अभी तक जितना बताया इसमें किसी को कोई डाउट है? एक जनरल बेसिक हमने किया है। ठीक है, इसका लिटरेचर मिलेगा सर? हाँ हाँ मिल जाएगा। नहीं, आप नीचे बैच में जाके पूछे उनको बुक मिला कि नहीं। बुक मिला ली, वाला वो मिलना चाहिए, उसमें क्लियर ये वाला चाहिए। ये क्लियर होगा। ये आपका ये तो हमने एक पॉइंट्स के लिए रखा हुआ है। ठीक है, बुक इससे ज्यादा डिटेल में है। आप लोग अपना ईमेल आईडी दीजिएगा, सर मेल कर देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो आपने रजिस्ट्रेशन भरा हुआ है उसमें, चले जाएगा। पीपीटी में क्लियर होता है। बुक दे देती मैं बहुत सी कोई नहीं सर, मिल गया। हमारी समझ में आएगा, जो थोड़ा बहुत आएगा। नहीं, अभी जो हमने बताया वो सिर्फ थोड़ा एक बैकग्राउंड के लिए बताया कि बेसिकली हम लोग, क्योंकि कंप्यूटर एक चीज आपको और बता दें, कंप्यूटर है बहुत आसान, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत हाई फाई है। हाँ, वो लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज हम करने जा रहे हैं, बट है आसान। ठीक है ना। तो अभी हमने जो देखा वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि कंप्यूटर के अंदर हम क्या करते हैं। ठीक है, अगर हमें एक सिस्टम परचेज करना है या अगर इनपुट डिवाइस कोई बोलना है, स्टोरेज बोलना है, तो उसका मतलब क्या हुआ। ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल प्रैक्टिकल पे, जो हमारा अपना काम है। ठीक है, कंप्यूटर में एक चीज और थोड़ा सा डिस्कस करना हम लोग, सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई बताएगा। प्रोग्राम होते हैं। ठीक है ना, बेसिकली हमारे क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। और हार्डवेयर हमारा क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो हमारे क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर यूजर ओरिएंटेड होते हैं, यूजर को ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। ठीक है ना। तो सॉफ्टवेयर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कुछ नाम से क्लियर हो रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर सिस्टम ही यूज करता होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब पब्लिक यूज करती है। ठीक है ना। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, आपको अभी तुरंत क्लियरिटी आ जाएगी कि एप्लीकेशन और सिस्टम में डिफरेंस क्या है। आपको एमएस वर्ड में काम करना है, आप क्या कहेंगे, तुरंत एमएस वर्ड ओपन करो। सिस्टम क्या कहेगा, पहले विंडोज ओपन करो। समझ में आया। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक प्लेटफॉर्म होते हैं। ठीक है ना। तो जो हमारा विंडोज 11 विंडोज 10 है, ये हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड्रॉयड है ना, मोबाइल में एंड्रॉयड यूज होता है, तो एंड्रॉयड हमारा क्या है,
सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ना, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है कि यूजर जिस एप्लीकेशन पे काम करता है, जैसे हम एमएस ऑफिस में काम करते हैं तो एमएस ऑफिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। एमएस ऑफिस हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसमें टाइम टू टाइम न्यू वर्जन आते रहते हैं। जैसे पहले ऑफिस एक्सपी यूज हुआ, फिर ऑफिस 2003, फिर ऑफिस 7 आया, ऑफिस 10 आया, 2013, 16, 19, ये अपना आता रहेगा। ठीक है। उसी तरह से विंडोज में भी पहले आप विंडोज एक्सपी, विंडोज 2003, विंडोज 2098, ठीक है, कुछ ज्यादा ही पीछे चले गए, 98, 95 भी यूज होता था। ठीक है। और उससे पहले अगर किसी ने किया होगा तो डॉस यूज करते थे। ठीक है, हाँ, डॉस यूज करते थे और डॉस के अंदर जाके हम लिखते थे विन 3.1 तो विंडोज स्टार्ट होता था। तो उस समय विंडोज 3.1 जो था वो एक प्रोग्राम था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज 95 आया था, जो प्योर ग्राफिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। डॉस हमारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, कमांड बेस्ड था। आप क्या करते थे, कमांड लिखते थे तब वो काम करता था। तो उसको हम लोग बोलते थे CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और अभी जो हम लोग यूज, जी सर, एनएसएस का एक प्रोग्राम आता है सर, हाँ जी हाँ जी, जब आप उसमें कोई करेक्शन करते थे तो हाथ से लिखना पड़ता था हमें, वही क्या सॉफ्टवेयर में तो चलता था। अभी इंटरनेट भी हम लोग यूज करते हैं ना, तो ब्राउजर खोल देते हैं, फटाफट लिख देते हैं। उस समय इंटरनेट का भी जाके कमांड देना पड़ता था, फिर वो ब्राउजर ओपन होता था, फिर करते थे। 63 में कहाँ की इसने कोई ठीक है। पहले हमारे डेटाबेस के लिए जो वर्ड यूज करते थे, वर्ड की जगह पे हमारा विम स्टार यूज होता था, वर्ड स्टार जिसको बोलते थे। लोटस यूज होता था एक्सेल की जगह पे, पास्कल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, डीबेस था। ठीक है। जो आईटी फील्ड में रहे होंगे या पहले अगर कोई कोर्सेज किए होंगे तो उनको पता होगा ये। ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारा क्लियर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज यूज एज ए प्लेटफॉर्म। ओके। जब तक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी नहीं होगा तब तक हम कोई उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। अगर आपका सिस्टम में विंडोज 11 ही नहीं ऑन हो रहा है तो हम एमएस ऑफिस तो सोच भी नहीं सकते। तो एमएस ऑफिस हमें बेसिकली करना है और एमएस ऑफिस में हमें बहुत ज्यादा एप्लीकेशन इसके अंदर होते हैं, लेकिन हमें जो करना है एमएस ऑफिस के अंदर, मैं लिख दे रहा हूं, एक हमें करना है एमएस वर्ड। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, देन एमएस पावर, ठीक है। ये और इसमें हमें 4 एप्लीकेशंस करने हैं। ठीक है। एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल एंड एमएस
एक्सेस। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्लियर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। MS एक्सेस। हाँ, नया लगा होगा। एक्सेल की तरह ही होता है। एक्सेल के अपने लिमिटेशन है, डेटा स्टोर करने का इसका लिमिटेशन है। एक हमें क्वेश्चन है कि फाइल और फोल्डर ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, और सिस्टम के अंदर यही दो टर्म्स यूज होते हैं, फाइल एंड फोल्डर। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा फोल्डर और फाइल क्या होते हैं। कोई बता सकता है? हाँ, तो सर ये है जो हम फोल्डर कंटेनर हो गया, ठीक है, और फाइल जो होता है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। पॉइंट क्लियर है? एक फोल्डर में कई एक फाइल हो सकती हैं। ठीक है ना। फाइल एक डेटा जिसके अंदर आपने लिखा है वो डेटा रहेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया कि फोल्डर के अंदर लिखेंगे कैसे, हाँ, नहीं, बहुत लोग होते हैं वो नोटपैड ओपन करके लिखने भी लगते हैं। तो फोल्डर के अंदर लिखा नहीं जाता है, फोल्डर एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पर हम अपने फाइलों को रख सकते हैं। लिखा किसके अंदर जाता है? फाइल के अंदर। तो फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा एंड फोल्डर इज द कलेक्शन ऑफ फाइल। क्लियर है? ठीक है, और जितने भी फोल्डर होंगे सबका येलो कलर अगर है तो समझ जाइए कि फोल्डर है। फाइल जो होगा वो आइकन्स के फॉर्म में होगा और वो जिस सॉफ्टवेयर से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमारा जो फाइल्स होते हैं वो पर्टिकुलर आइकन्स के साथ होते हैं और जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का आइकन्स बने होते हैं। आइकन्स तरह का कह सकते हैं लोगो, ठीक है, जो क्योंकि सिस्टम के अंदर आप कंप्यूटर अगर ओपन करेंगे तो आपको दो ही चीजें मिलेंगी। अब कंप्यूटर के अंदर अगर हमारे सिर्फ फाइल और फोल्डर है तो आप अपनी फाइलों को ढूंढेंगे कहां पे, ठीक है ना। और आपने एक वर्ड और भी सुना कि अगर हमने एक सॉफ्टवेयर में, ठीक है, सेम नाम से दो फाइलें बना दिया तो वो क्या करता है? अलाउ नहीं करता है, नहीं करता है ना अलाउ। लेकिन अगर हमने MS वर्ड में बनाया है और सपोज एक हमने एक्सेल में बनाया है और दोनों का अगर नाम सेम रखें तब कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि दोनों अलग अलग जगह पे हैं। तो सिस्टम नाम तो लिखा, जैसे मान लीजिए एक फाइल का नाम ABC है, दूसरे का भी नाम हमने ABC लिखा, नाम तो दोनों का सेम है, ठीक है। तो नाम जब दोनों का अगर सेम है तो सिस्टम कैसे डिस्टिंग्विश करेगा, ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करेगा एक दूसरे को? तो वो करता है उनके एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन समझते हैं? ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। जैसे अगर हमने वर्ड की फाइल बनाई है तो उसका एक्सटेंशन होता है DACX, और अगर हमने एक्सेल की फाइल बनाई है तो उसका एक्सटेंशन होता है ना। अब ये चीज यहां पे अटैच हो जाएगी और डॉट DAC, अभी समझ में आया? क्लियर है? तो हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है। जब तक एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन जब तक नहीं रहेगा वो सॉफ्टवेयर स्टोर नहीं होगा। और ये एक्सटेंशन हमें देने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप। आप अगर वर्ड में हेलो हेलो, ठीक।
एक्सटेंशन सबको क्लियर है? एक्सटेंशन हो गया, समझ में आ गया? एक्सटेंशन आपको देने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप ले लेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट इसमें कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है ना? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ये विंडोज देखिए दिख रहा है, ठीक है, इस पे क्लिक करिए, या ये जो आपको लेंस दिख रहा है सर्च का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दीजिए और यहां पे देखिए विन वर्ड, ये वर्ड 2013 दिख रहा है। अगर ये नहीं यहां पे दिख रहा है तो आप सिंपल यहां पे वर्ड टाइप करिए, विन वर्ड। ठीक है, ये नेट पे चला गया। ठीक है, तो ये यहां पे देखिए वर्ड 2013 आ गया। ठीक है, आप इस एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा। तो जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम अभी फर्स्ट टाइम अपना डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हैं, तो हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे। क्लियर? तो ये हमारा MS वर्ड ओपन हो गया। MS कंपनी का नाम है जिस कंपनी ने इसको बनाया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब इसमें देखिए कई चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो यहां पे जो ये सबसे टॉप आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूलबार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूलबार। ठीक है, ये यहां पे लिख रहा है डॉक्यूमेंट फॉर वर्ड, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो टाइटल बार ये डिसाइड करता है कि आपकी कौन सी फाइल ओपन है और कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन है। ठीक है, तो टाइटल बार में अभी यहां पे देखिए क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट 4। तो जो फाइल ओपन है उसका नाम क्या है? डॉक्यूमेंट 4। ये सिस्टम अपने से दिया है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या खुला है? वर्ड। अभी समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद यहां पे ये हमारे ऑप्शंस बने हुए हैं। तो फाइल एक मेनू ऑप्शन है, फाइल को हम क्या बोलते हैं? मेनू ऑप्शन। ठीक है, और यहां पे जो होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, इनको हम टैब बोलते हैं। हाँ, तो मेनू और टैब में यहां पे हम क्लिक कर रहे हैं तो जो भी ऑप्शन है वो इस पर्टिकुलर एरिया में आपको दिख रहे हैं। और ये जो हमारा पर्टिकुलर एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीजन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने होम टैब पे क्लिक किया तो इसके अंदर हमारे इतने ऑप्शन अवेलेबल है। पॉइंट क्लियर है सबको? फाइल मेन्यू होता है। ठीक है, क्योंकि फाइल पे जब हम क्लिक करेंगे तो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इस तरह से आएंगे। ठीक है, क्या चीज? ये तो फाइलें हैं जो रिसेंटली यूज है, वो खुली हुई है। ठीक है, तो होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये क्या है? टैब। टैब, TAB। ठीक है, ये ऐसे क्यों बना हुआ है? क्योंकि हर एक टैब में उससे रिलेटेड एक्टिविटीज रखी गई है। ठीक है ना, आप समझ जाइए जैसे आप फोल्डर बना के फाइल को मैनेज कर रहे हैं, वैसे ही एक टैब बना के मैनेज किया है। ऐसे कुछ आपको इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट टैब में जाना हो। समझ में आ गया? कुछ डिजाइनिंग से रिलेटेड काम है तो डिजाइन में, पेज से रिलेटेड काम है पेज लेआउट में। तो हर एक ऑप्शन में अलग अलग चीजें हैं। अब पता चले आपको कॉपी करना है और आप जाके व्यू में खोज रहे हैं ना, तो इसीलिए वो वर्क के अकॉर्डिंग उसको सेट कर दिया। क्लियर है सबको? उसके बाद हम नीचे आते हैं तो ये हमारा है, इसको हम बोलते हैं रूलर लाइन। क्या बोलते हैं? रूलर लाइन। ठीक है, ये दो तरीके की रूलर लाइन होती है। एक हमारा क्या होता है? हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल।
तो जब हम कोई पेज लिखते हैं तो क्या होता है, पेज के लेफ्ट राइट भी स्पेस छोड़ते हैं और उसके टॉप एंड बॉटम पे भी होता है ना। तो ये वाला जो हमारा रूलर है ये हमारा क्या कर रहा है, लेफ्ट और राइट स्पेस को एक्सप्लेन कर रहा है, और ये वाला हमारा कहां पे कर रहा है, टॉप एंड बॉटम। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहां पे अभी हमारा ये एरिया हमने दिखाया आपको, ठीक है। दिस इज द लेफ्ट राइट टॉप, और अगर हम इसके नीचे आए तो हमें बॉटम स्पेस भी मिल जाएगा। तो ये यहां पर हमने क्लिक किया, दिस इज द बॉटम स्पेस। पॉइंट समझ में आया। टॉप हो गया, बॉटम हो गया, लेफ्ट और राइट। और ये जो एरिया आपको, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया, जहां पे एक्चुअल हम अपने काम को करेंगे। यहां तक क्लियर है सबको। अरे इस पे एरो रखिए, ऐसे खींच दीजिए, बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगर सेट करना है तो पेज लेआउट में जाइए, वहां पे टॉप राइट लेफ्ट सेट करिए, ठीक है।